अभी डेल्टा वेरिएंट जो था या फिर डेल्टा प्लस वेरिएंट जो आ रहा है, तो जब हमने इंडिया में मई मई मास में जब इतना ज्यादा केसेस डेल्टा वेरिएंट के हमने देखने लगे, तब हम लोगों को मालूम हुआ कि ये तो सेकंड वेव है, जो पहले वेव जो अल्फा वेरिएंट था उससे अलग था। अभी ये सारे वेरिएंट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं या फिर क्या होता है जिससे ये वेरिएंट डिसाइड होता है, तो जो सार्स कोरोना वायरस है वो एक आरएनए वायरस है, और उस आरएनए वायरस के ऊपर जो स्पाइक प्रोटीन है, आई थिंक इतना नॉलेज तो हमारे सारे जनरल पॉपुलेशन में है कि वायरस है जिसके ऊपर एक कांटे के जैसे प्रोटीन लगे हुए हैं, जो उसकी इन्फेक्टिविटी डिसाइड करता है। तो वो जो स्पाइक प्रोटीन है, ये बताया गया है कि ये जो सार्स कोरोना वायरस है 1 महीने में 2 बार म्यूटेट करता है मीन्स अपना रंग बदलता है या अपनी अपनी साइज या अपने प्रोटीन में कुछ कुछ चेंज आते हैं, जिसको साइंटिफिक भाषा में म्यूटेशन बोलते हैं। तो 1 महीने में 2 म्यूटेशन होते रहते हैं। उसमें से हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो हम बाद में देखेंगे। अभी आपका सवाल है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट क्या है। तो जो डेल्टा वेरिएंट है उसको साइंटिफिक भाषा में 16172 म्यूटेशन बोलते हैं, कि वो एक टाइप है वेरिएंट का, जो इंडियन वेरिएंट भी बोलते थे, जिसको डब्ल्यूएचओ ने डेल्टा वेरिएंट बोल दिया। अभी अप्रैल महीने में हमें मालूम हुआ कि उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस उसके स्पाइक प्रोटीन में। जो स्पाइक प्रोटीन, हर बार क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि वो स्पाइक प्रोटीन है वो जो हमारी बॉडी में लंग्स में जो रिसेप्टर है उसके साथ बन जाता है। उसके साथ बन जाने के बाद वो पूरी बॉडी में मल्टीप्लाई करता रहता है, दुगुना तिगुना चौगुना, और उससे उसकी इन्फेक्टिविटी बढ़ जाती है। तो जैसे ही हमने इम्यूनिटी या फिर इन्फेक्शन प्रिवेंट करने के मेजर्स, या फिर हमें एक बार इन्फेक्शन हो गया है तो हमारी बॉडी में जो नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप होती है, उसका फायदा ये वायरस हम लोगों को मिलता है। तो वायरस क्या है कि वायरस इज ओवर स्मार्टिंग अस। वो क्या करता है कि वो जो हमारी इम्यूनिटी की जो तैनात है हमारी बॉडी में, उसको प्रिवेंट करने के लिए वो शेप चेंज कर लेता है। उससे उसको प्रोटेक्शन मिल जाता है। जो हमारे पास जो प्रोटेक्शन था कि वायरस बाइंड नहीं करेगा, वो प्रोटीन बाइंड नहीं हो सकता, ऐसे हमने बॉडी में कुछ चेंजेस प्रिपेयर किए हैं। तो ये वायरस ऐसा करता है कि वो प्रोटीन को बाइंड करने के लिए नए नए चेंजेस करता रहता है। इसीलिए ये जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है उसने ऐसा किया है कि जो सार्स कोरोना वायरस है और उसके अगेंस्ट जो हमें इम्यूनिटी बॉडी में नेचुरल इम्यूनिटी या फिर वैक्सीन रिलेटेड इम्यूनिटी या जो भी हर्ड इम्यूनिटी हमारी बॉडी में प्रिपेयर हुई है, उसको बाईपास करने के लिए उसने कुछ कुछ चेंजेस कर दिए है, जिससे वो आसानी से हमारी बॉडी में एंट्री कर सकता है। फर्स्ट, सेकंड, यदि एंटर हो जाए तो ज्यादा देर तक उस जगह पे बन सकता है। तीसरा, वो जो इम्यूनिटी है उसको बाईपास कर सकता है। उसे डेल्टा प्लस वेरिएंट कहते हैं, उसको AY01 भी कहते हैं या फिर 16172.1 वेरिएंट भी कहते हैं। डेल्टा प्लस वेरिएंट बहुत ही, जैसे हमें नाम से भी मालूम होता है कि 16172 और 16117.1, तो वो बहुत ही सिमिलर है डेल्टा वेरिएंट के। उसके लक्षण सिमिलर टू डेल्टा वेरिएंट है, जैसे कि खांसी होना, सांस फूलना या फिर हेडेक होना। उसमें नोजिया एक नया सिम्टम है। नोजिया मीन्स वॉमिटिंग की टेंडेंसी होना, एब्डोमिनल पेन होता है, स्किन डिस्कलरेशन, स्किन में रैशेस आ जाते हैं, या फिर आपकी फिंगर्स या टोज, जो हाथ की उंगलियां है या पाँव की उंगलियां है, उसमें थोड़ा ब्लैकिश डिस्कलरेशन हो जाता है। ये सारे मेन चिन्ह है डेल्टा प्लस वेरिएंट के। अभी तक बहुत ज्यादा सीवियर न्यूमोनिया 1 या 2 पेशेंट में ही पाया गया है, पर जिस तरह से डेल्टा प्लस वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट से बहुत सिमिलर है, उसकी ताइना उसका इस चांसेस आर देयर कि वो लंग्स में ज्यादा बाइंड करेगा और न्यूमोनिया होने के भी चांसेस हो सकते हैं। कल तक की डेट में हमारे पूरे भारत में सिर्फ 51 केसेस हमें मालूम हुए हैं कि डेल्टा प्लस वेरिएंट के, और टोटल 12 राज्यों में से ये डिटेक्ट हुआ है। हालांकि सबसे ज्यादा नंबर हमें महाराष्ट्र में से मिले हैं, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद केरला और उसके बाद मध्य प्रदेश और उसके बाद केरला। तो ये जो 51 नंबर है बहुत ही कम है, ये सब बताने के लिए कि ये क्या सीवियरिटी और कौन किन लोगों में ज्यादा हो सकता है। 2 पेशेंट की अभी तक मृत्यु हो चुकी है ये डेल्टा प्लस वेरिएंट से, और जिनकी भी मृत्यु हुई है उनमें मालूम हुआ है कि एक तो 80 साल की बूढ़े, देयर इज वेरी ओल्ड लेडी जिनको ये हुआ था। तो जिस तरह से अभी तक हमें मालूम हुआ है कि कोरोना वायरस ज्यादा अफेक्ट करता है ओल्ड एज लोगों को, डायबिटीज वाले लोगों को, या फिर जिनको भी कैंसर की बीमारी है, या फिर जिसको क्रॉनिक किडनी डिसीज है, या फिर जिसको ट्रांसप्लांट हुआ है, या फिर जिनको बॉन बॉन मेरो का कैंसर है।
ये सारे पेशेंट में ही वो ज्यादा सीवियर होने के चांसेस हो सकते हैं। हालांकि ये बताना अभी बहुत जल्दी है कि क्या होगा, पर अभी तक सिर्फ 2 मृत्यु हुई है, उससे लग रहा है कि उसकी सीवियरिटी इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कि मैं अपने सारे लोगों को बताना चाहूंगी जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं कि ये बहुत ही हाई लेवल इन्वेस्टिगेशंस है। इंडिया में जब कोरोना वायरस आया था तब इंडियन गवर्नमेंट ने एक कंसोर्शियम बनाया था जिसको इंडियन सार्स कोरोना वायरस जिनोमिक्स जिनोमिक कंसोर्शियम सीक्वेंसिंग करने का एक है, जहाँ पे 28 मान्य लेबोरेटरी, पूरे भारत में सिर्फ 28 लेबोरेटरी है जिसको इसके लिए मान्य किए गए हैं। अभी मैं केरला से हूँ, तो फिर यहाँ से कुछ ना कुछ सैंपल सर्विलेंस के लिए उस लैबों में, उन लैबों में से एक लैब में शायद भेजे जाएंगे। और अभी तक केरला से 150 सैंपल पर मंथ जाते थे। अभी वो सारे सैंपल्स का ये जीनोमिक सीक्वेंसिंग करेंगे। ये सारे पेशेंट आरटी-पीसीआर ऑलरेडी पॉजिटिव है। जिनका भी आरटी-पीसीआर पॉजिटिव आता है उसमें से सिलेक्टेड, वो रैंडमली सिलेक्ट करेंगे, किसका सिलेक्ट करेंगे हमें नहीं पता, पर उससे क्या होगा कि वो एक क्लस्टर पूरे पूरे डिस्ट्रिक्ट में से 5 या फिर जिससे जिससे ज्यादा हो सके कि वो सारे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे ऐसे सैंपल्स को वो मान्य लेबोरेटरी में भेजेंगे। फिर पता करेंगे कि वायरस कोई चेंज तो नहीं कर रहा है ना, वायरस की कोई मात्रा में या फिर उसकी इन्फेक्टिविटी में कुछ चेंज नहीं हो रहा है, उसके शेप में कोई चेंज नहीं हो रहा है, ऐसा करके पता कर सकते हैं। और वो सादा पब्लिक या सादी लेबोरेटरी में नहीं हो सकता है, वो सिर्फ गवर्नमेंट की रिकॉग्नाइज लेबोरेटरी में होता है और गवर्नमेंट के थ्रू ही हो सकता है। तो हमारे हाथ में वो नहीं है पता करना कि मुझे यदि हो जाए आरटीपीसीआर मेरा पॉजिटिव है तो मुझे ये नहीं पता हो सकता अनटिल अनलेस मेरा सैंपल वो लैब में जाए और वो उसका जेनेटिक सीक्वेंसिंग करे। ओके। ये तो बहुत ही ज़रूरी सवाल है कि जो लोगों के मन में भी उठ रहे होंगे कि मैंने दोनों वैक्सीन ले ली है या फिर मैंने एक वैक्सीन ले लिया है, मुझे कितना प्रोटेक्शन मिलेगा? और जैसे मैंने अभी तक आपको बताया है कि हमारे पास सिर्फ 51 केसेस हुए हैं और उसके हिसाब से हमें पता करना कि वैक्सीन उसके ऊपर इफेक्टिव है या नहीं, वो ज़्यादा मुश्किल होगा। पर जब तक हमारे पास डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट में बहुत सिमिलैरिटी है, तो मैं डेल्टा वेरिएंट के बारे में कुछ बताना चाहूंगी कि वैक्सीन कितना इफेक्टिव है। तो अभी ही जब 14 जून को एक लैंसेट जर्नल जो बहुत ही विख्यात जर्नल है, उसमें आर्टिकल पब्लिश हुआ है, स्कॉटलैंड से आर्टिकल पब्लिश हुआ है। उसमें एस्ट्राजेनेका वैक्सीन जो कोविशील्ड वैक्सीन है हमारा, उस वैक्सीन के हिसाब से बताया गया है कि 92% लोग जिन्होंने दोनों डोज वैक्सीन के लिए है उनमें हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हुआ है। दैट मीन्स कि उनको ज्यादा सीवियर कोविड नहीं हुआ है। और यदि आपने फर्स्ट डोज वैक्सीन लिया है तो उसमें भी डेल्टा वेरिएंट में उनको 50% प्रोटेक्शन मिला है कि 50% लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ी है। तो वैक्सीन का फर्स्ट डोज इतना इतना इफेक्टिव नहीं है, पर तो भी इवन एक डोज भी बहुत जरूरी है। आप जितना जल्दी हो सके अपना वैक्सीनेशन करा लीजिए, क्योंकि उससे आपकी इन्फेक्शन की मात्रा 50% कम हो जाएगी। ये जो वेव्स आते हैं, अभी जब स्पेनिश फ्लू पहले 100 साल पहले जब हुआ था, उसमें देखा जाए तो फर्स्ट वेव कम था, सेकंड वेव बहुत ज्यादा था और तीसरा वेव तो इतना ज्यादा नहीं था। और वो उस पे डिपेंड करता है कि आपका सेकंड वेव कितना शक्तिशाली था। हम देखते हैं कि भारत में तो सेकंड वेव बहुत ही शक्तिशाली था और कई कई राज्यों में अभी तक सेकंड वेव खत्म भी नहीं हुआ है। तो तीसरा वेव आएगा या नहीं आएगा, एक, दूसरा यदि आएगा तो कितना शक्तिशाली होगा, ये सारी चीजें इसके ऊपर डिपेंड करती है कि सेकंड वेव में कितने लोगों को इन्फेक्शन हो चुका है। थर्ड वेव आएगा नहीं आएगा ऐसा तो नहीं बोल सकते, क्योंकि अभी हम जब सेकंड वेव में हम सोते हुए पकड़े गए थे, तो उससे तो ज्यादा अच्छा है कि हम ज्यादा चौकन्ने रहे, क्योंकि उससे इन्फेक्शन के रेट कम हो सकता है। पर ये बताना कि थर्ड वेव सेकंड वेव से ज्यादा शक्तिशाली होगा या फिर तीव्र मात्रा में होगा, ये अभी तक कोई भी साइंटिस्ट नहीं बता रहे हैं। उसका कारण ये है कि यदि सेकंड वेव में थोड़ा बहुत इम्यूनिटी हो गया होगा लोगों को, चांसेस है कि साधारण सर्दी जुकाम जैसा ही इन्फेक्शन होके भी ठीक हो जाए। इतना मानना कि थर्ड वेव इससे ज्यादा, सेकंड वेव से ज्यादा शक्तिशाली होगा, ये बहुत ही जल्दी है, अभी हम ये बता नहीं सकते। और यदि हम पूरा प्रिकॉशनरी मेजर ले और वैक्सीनेशन ले तो शायद थर्ड वेव को प्रिवेंट भी कर सकते हैं। देयर आर टू थिंग्स जो हमें कर सकते हैं। एक तो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे जो गवर्नमेंट को करना चाहिए,
तो जहां तक हमें पता है कि ये सारे सैंपल्स गवर्नमेंट से ही डिटेक्ट होते हैं कि डेल्टा प्लस वेरिएंट कहाँ कहाँ पे है। तो उस डिस्ट्रिक्ट को नोटिफाई कर दिया गया है। वो सारी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को बताया गया है कि उनको पहले वेव की तरह कंटेनमेंट जोन करना पड़ेगा, क्वारंटाइन करना पड़ेगा, क्लस्टर एनालिसिस करना पड़ेगा। उन सारे डिस्ट्रिक्ट में से जहां पे डेल्टा प्लस वेरिएंट आइडेंटिफाई हुआ है, उसमें वैक्सीनेशन ड्राइव ज्यादा जल्दी खत्म करना पड़ेगा। दैट इज फ्रॉम द गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन को करना चाहिए। दूसरा है कि जो लोग या फिर पब्लिक या फिर मैं और आप, हम लोग क्या कर सकते हैं कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, अभी ये जानना चाहोगे कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या होता है, तो यू प्लीज डोंट गो आउट, आप घर से मत निकलो until unless it is must, आपको चाहिए, बहुत ही जरूरी है तो ही घर से बाहर निकलना चाहिए। मास्क पहनिए, ये बताया गया है कि डबल मास्क पहनने से ज्यादा प्रोटेक्शन मिलता है। अपने हाथ को सैनिटाइजर से हर 20 मिनट्स या फिर 2-2 घंटे पे 20 सेकंड तक आप अपने हाथ साबुन से धोइए या फिर सैनिटाइजर से 20 सेकंड तक साफ कीजिए। या आप अपने दूसरे आदमी या दूसरे पब्लिक से एटलीस्ट 6 फीट तक का डिस्टेंस रखिए। ये सारी बातें हैं जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर में आती है, और आपका चांस मिले आप इमीडिएटली अपने आप को वैक्सीनेट कराइए। वैक्सीनेशन इज मस्ट फॉर एवरीबडी अबव 18 ईयर्स, क्योंकि उससे आपके इन्फेक्शन की चांसेस कम हो जाते हैं, या फिर यदि इन्फेक्शन हो तो उसकी सिवियरिटी कम हो जाती है, और ये साइंटिफिकली प्रूवन है।